नमस्कार। आजादी के बाद भारत में आज कहें कि भारत के लिए हादसा के लिहाज से सबसे दुखद दिन है। भारत ने आज अपना एक ऐसा वीर सपूत खोया है जो सीधे तौर पे तीनों सेना का सुप्रीमो था। वीर गति को प्राप्त ऐसे अवसर पे बहुत सारे जवान होते हैं, लेकिन जब किसी का कमांडर चला जाता है तो कहा जाता है कि हार वहीं हो जाती है। यदि किसी युद्ध में ऐसा होता है तो सेना के कमांडर की शहादत, उसका उसका चला जाना, दुर्घटना में किसी ढंग से उसका स्वर्ग सिधार जाना निश्चित रूप से देश के लिए सदमे वाली बात है। तो आज भारत के लिए हिला देने वाली ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है जिसने भारत माता के रक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला उसका सबसे वीर सपूत, उसका सुप्रीमो नहीं रहा। और जैसी उसकी मौत हुई है, कोई उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाएगा। किसी के लिए इससे बड़ा दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता कि आप अपने उस परिजन को के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। भारत अपने उस सबसे वीर सपूत के अंतिम दर्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी इस कंडीशन में होगी कि कैमरे कभी दिखा नहीं पाएगा। जब देश का ऐसा सपूत जाता है तो उसकी अंतिम विदाई होती है, राष्ट्र ध्वज झुकता है, तिरंगे से लिपटा उसका शरीर होता है और पूरा भारत उसे अंतिम दर्शन करते देखना चाहता है। लेकिन भारत के इतिहास का सेना में सर्वोच्च शिखर पर गौरव पाने वाला जनरल विपिन रावत, तीनों सेना के प्रमुख जनरल विपिन रावत, भारतीय आर्मी इतिहास में भारत को गौरव दिलाने वाला विपिन रावत, कुछ तो खासियत रही होगी इस बलिदानी की, इस ऐसे वीर सपूत की कि जिसको भारत सरकार ने ये माना कि यही हमारे देश का पहला सेना सुप्रीमो होगा। भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने की हैसियत में होता है यदि पाकिस्तान पर, जो अब तक इस तरह के काम विकसित और सुपर पावर देश करते थे। जो काम अमेरिका करता था वो काम हमने किया, घर में घुस करके यदि पाकिस्तान को मारा, तो इसकी प्लानिंग जनरल विपिन रावत की थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक, वो 370 पर के को लागू करवाना, वो तमाम चीजें, वो सपना जनरल विपिन रावत का था। सेना सुप्रीमो ही ये तय करता है। कहते हैं कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होना था तो इंदिरा जी चाहती थी कि अब युद्ध हो जाए, लेकिन उस समय के सेना सुप्रीमो ने, उस समय के सेना अध्यक्ष ने, वो तीनों सेना के तो प्रमुख नहीं थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे मना कर दिया था और कहा था कि अभी उचित माहौल नहीं है। कोई प्रधानमंत्री ये नहीं जानता कि कब उचित माहौल है, कब हमला किया जाए, ये सेना प्रमुख ही जानता है। निर्णय अंतिम भले ही प्रधानमंत्री के नाम होते हैं, ये हौसला प्रधानमंत्री का होता है, फैसले प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन निश्चित बात है कि उस कहां क्या छेद करना है, क्या उचित वक्त है, ये तय करना सेना प्रमुख की जिम्मेदारी है। तो सन 1971 में इसीलिए कहा गया, जब हम पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का के युद्ध के समय में भी, कि हम कैसे माहौल में ऐसा करें कि यह संभव हो पाए। चीन वाले मामले में भी इसी ढंग की स्थिति थी। और खास करके सबसे अहम बात, जब इंदिरा गांधी बहुत एग्रेसिव हो चुकी थी बांग्लादेश के निर्माण को लेकर के, क्या पाकिस्तान को अलग किया जाए, इंडियन आर्मी भी तैयार थी, लेकिन वो मौसम उचित नहीं था, बरसात का मौसम था। और वो ठीक उसी ढंग से जैसे भगवान रामायण में आपको याद होगा कि जब बरसात का मौसम था तो ये सलाह दिया गया कि इस समय सेना फाइट बेहतर तरीके से नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये कि हमेशा आर्मी चीफ की बड़ी भूमिका होती है आपके ताकत में। आज वो वीर सपूत स्वर्ग सिधार गए, उनके मौत को लेकर के ऐसी खबर बहुत देर तक रुकी रही, लेकिन हम और आप इस बात को बेहतर जानते थे कि उनकी मौत हो चुकी होगी।
जब जो तस्वीर या जो वीडियो आया था उससे कोई भी ऐसा समझ सकता है कि उनकी मौत हो चुकी होगी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि अक्सर ये होता है कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो इंदिरा जी की हत्या, चूंकि वो भारत की प्रधानमंत्री थी, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री की सुप्रीमो थी वो, इंदिरा जी के मौत की खबर भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देर शाम को दिया था, रात में दी थी। जब सब कुछ तैयार हो गया, राजीव गांधी आ गए, ये तय हो गया कि भारत के भावी प्रधानमंत्री वही होंगे। इसीलिए सरकार इस तरह के फैसले लेती है। लेकिन इंदिरा जी की मौत को छुपाया जा सकता था। उस समय 4G का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इसीलिए संभव था। आज जब तस्वीरें आ गई तो सरकार बहुत देर तक इसे दबा नहीं सकती थी। ये दबाया इसलिए जाता है ताकि बाहरी सुरक्षा, देश की किसी भी बाहर दुश्मन को ये नहीं लगे कि ये देश अभी अपना आर्मी लीडर के बिना है। ये बहुत बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, जिसे समझिएगा। जनरल बिपिन रावत सिर्फ एक उत्तराखंड के जनरल, एक विपिन विपिन नहीं थे। ये उत्तराखंड का कोई विपिन नहीं था, वो भारत का आर्मी चीफ था। उसकी मौत की घोषणा आसान नहीं थी, क्योंकि जब कमांडर नहीं होता है, बहुत सारी इसके दुश्मन के लिए सबसे उचित वक्त होता है। लेकिन कौन था कि भारत ने कमांडर की मौत से पहले इसकी घोषणा कर रहा था? ये कौन लोग थे ऐसे जो लोग अपने सुप्रीमो के मौत, सेना सुप्रीमो के मौत से पहले ऐसे बेताब थे? ये कौन थे जरा देखिएगा। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के सेना प्रमुख, ये अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, जनरल HS पनाग। मैंने जनरल पनाग को भी ट्वीट किया कि इतनी जल्दबाजी क्यों है जनरल, आप तो आर्मी के आदमी हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ऐसे ऐसे लोग, सोचिए, कल्पना कीजिए कि व्यक्तिगत नफरत है या क्या है। इसके अलावा मैंने देखा कि जनरल पनाग के अलावा कर्नल बलजीत थे। कर्नल बलजीत ने तो यहां तक कह दिया कि कर्म फल है, नफरत क्या इस स्तर का होता है? और उसके बाद जब हम आगे बढ़ने लगे तो हमने ये देखा कि स्थिति इससे भी बदतर थी। कुछ जगह पे हमने ये तमाम चीजें आपको दिखाई। ये ऐसे ऐसे चैनल जिनके लिए कहा जाता है कि हमेशा भारत विरोधी खबरों के लिए जाना जाता है, अब उन तरह के पाकिस्तान के चैनल, हिंदुस्तान के कई चैनल, उनमें आप इमोजीज देखिए। ये इमोजीज इसलिए है कि ये सब भारतीय हैं। आपका नरेंद्र मोदी से नफरत हो सकता है, आपका नफरत राहुल गांधी से हो सकता है, आपका नफरत किसी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, किसी से हो सकता है, लेकिन आर्मी चीफ से आपका नफरत का ये स्तर, और इनके कपड़ों से नहीं, इनके नाम से भी जरा पहचानिए कि कौन है आप अपने। और तमाम चीजें उस समय है, ये टाइमिंग के हिसाब से देखिए, जिस समय 4:32 उस समय में मौत की खबर नहीं आई, उस समय के इमोजीज हैं, और ये तमाम उन चैनलों के हैं। ये देखिए कि ये कहां कहां के इमोजीज मैं आपको दिखा रहा हूं, और ऐसा लग रहा है कि पूरा जश्न मना रहे हैं। इन सब की पहचान कैसे होगी? ये सब के सब आर्मी में, यदि आर्मी में इनकी भर्ती हो जाती है, क्योंकि भारत में खुला है, किसी खास समुदाय के लोगों, किसी शांति प्रिय समुदाय के लोग या किसी को मनाही तो नहीं है कि वो आर्मी में नहीं जा सकते। अब कल्पना कीजिए कि आर्मी में यदि ये जाते हैं तो आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? इस देश को बहुत गंभीरता से इन तमाम चीजों का चिंतन करने का समय तो निश्चित रूप से है कि ऐसे लोग यदि आर्मी में रहे होंगे, HS पनाग जैसे लोग, ऐसे लोग, कर्नल बलजीत जैसे लोग, तो वो क्या कर रहे होंगे? और इतने जो भ्रष्टाचार के मामले, इतनी जो इस तरह की चीजें आती हैं, वो कैसे होती हैं? क्यों कहा जाता है कि हमारी सेना की खुफिया जानकारी दूसरों को दी गई? महत्वपूर्ण यह है कि आपके देश में इस तरह की चीजें होती है। अब इससे समझिए कि ये देश किस खतरनाक मोड़ पर है। नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते क्या आप देश की सेना से नफरत करने लगते हैं? जनरल रावत ने ऐसा क्या आपका बिगाड़ दिया कि आप उनकी मौत पर आप इमोजीज डालने लगे, उनकी मौत का मनोबल करने लगे? सवाल यह है कि इतनी जल्दबाजी एक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के रिटायर्ड अधिकारी को क्यों थी कि उसने 12 बजे के हादसे के बाद 2 बजे के आसपास रिप लिख दिया, RIP रिप। ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी भारतीय सेना के इतने बड़े लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी को, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ये हर कोई, जनरल जनरल साहब, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत अनुभवी हैं, ऐसा नहीं है। आज मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे पेशे के, पत्रकारिता के लोगों ने जो आज
आज जो अपने देश के प्रति समर्पण दिखाया है, आज आपको भारत के उन तमाम रिपोर्टर्स जो डिफेंस कवर कर रहे हैं उनके प्रति सम्मान दर्शाना चाहिए। मैं अपने तमाम उन साथियों को जिनके साथ मैंने लंबा काम किया, उन तमाम चैनल के रिपोर्टर, चूंकि भले ही मैंने लंबे समय तक कोर्ट कवर किया, गृह मंत्रालय कवर किया, लेकिन एक रिपोर्टर के रूप में आपके करियर में ऐसा होता है कि आप जब सीनियर स्तर पर पहुंचते हैं तो बहुत कुछ कवर करते हैं। तो डिफेंस कवर करने का भी मुझे अवसर मिला, लेकिन लंबे समय मैंने रिपोर्टिंग नहीं की। डिफेंस हर कोई कवर करना चाहता है, एक रिपोर्टर डिफेंस इसलिए कवर करना चाहता है कि खास चीज है, लेकिन डिफेंस की रिपोर्टिंग करते समय आपको संयम सिखाया जाता है। मैंने लंबे समय तक कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, अदालत की रिपोर्टिंग आपको एक उतावलापन से कहता है कि बचने के लिए, जिस तरह से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होती है, उल जुलूल की बातें करना, छोड़ापन की बातें कुछ कुछ और रिपोर्टिंग में होती है। जिस तरह से मैं अक्सर कहता हूं कि मेरा सनसनीवाज कहता था कि पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने महसूस किया कि आज यदि डिफेंस रिपोर्टर पढ़े लिखे नहीं होते तो उचक्के जिस ढंग से इस पेशे में भरे हुए हैं उसी तरह की रिपोर्टिंग होती। लेकिन हमारे डिफेंस रिपोर्टरों ने आज कर्नल बनजीत की तरह नहीं, मेजर जनरल पनाग की तरह कुकृत नहीं किए, बल्कि बड़े पेशेंस, उन सबको पता था। ऐसा नहीं है कि जनरल पनाग को इससे पता था, उन सबको पता था कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, सीडीएस चीफ नहीं रहे। और कई बार हमने देखा कि एंकर्स जो हैं वो अपने उस हल्केपन का, चूंकि वो टीपी पढ़ने वाले लोग हैं, वो हल्केपन और कहते क्या क्या ऐसा कोई मानवीय भूल है, क्या आपको लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है, इस तमाम चीजों को मैंने मैक्सिमम टेलीविजन चैनलों पे देखा कि वो संयम के साथ उसे रोकते रहे। क्यों? क्योंकि वो कर्नल, वो जनरल, वो बिपिन रावत नहीं थे, वो भारत के तीनों सेना के सुप्रीमो थे। और इसके मायने होते हैं कि आपका कमांडर मारा गया है, यदि कमांडर मारा गया और दुनिया को यदि पता चल गया, आपके दुश्मन को पता चल गया, तो युद्ध नीति और तमाम चीजें उस समय में आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए पहली चीजें अलग अलग चीजों की बैठक होती है, और ये चीजें जब बताई जाती है कि डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठक है, प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री की बैठक हो रही है, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बैठक हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बैठक हो रही है, इसका मतलब क्या है? दरअसल इसी चीज को बचाना था कि हर किसी को पता था, हमारे तमाम उन रिपोर्टर साथियों को पता था कि जिस कंडीशन में हेलीकॉप्टर है उसमें किसी के बचने की संभावना नहीं हो सकती है। लेकिन वो सामान्य आदमी नहीं था, बार बार इस चीज को समझिए। तो ऐसी कौन सी बदमाशी थी लेफ्टिनेंट जनरल पनाग जैसे लोगों का कि उन्होंने इस घोषणा से पहले ये बता दिया कि वो नहीं रहे? इस बात को समझिए। और उसके बाद ये इमोजीज क्या थे, इसके मायने समझिए। इस देश को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है इस देश की खुफिया तंत्र को उन तमाम सोशल मीडिया पर इमोजीज वाले जिहादियों की पहचान करनी होगी। यदि इमोजीज वाले जिहादियों में से 1% भी इंडियन आर्मी में चला गया, ये देश की सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, यह समझना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या, और फिर इस बात को जरा समझना पड़ेगा कि दरअसल हम ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या था, ऐसी घिन क्यों थी जनरल बिपिन रावत से। तब आपको समझना पड़ेगा ये देश उस मोड पर चला गया है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते भारत माता से घिन्न करने की स्थिति में आ गए। मोदी से नफरत में ये सब किस किस चीज से नफरत कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। ऐसे नफरती गैंग जिसने गुजरात के एक मुख्यमंत्री को नफरत करते करते भारत का प्रधानमंत्री बनवा दिया, इन नफरती गैंग को पहचानिए कि वो इंडियन आर्मी के चीफ से नफरत करता है, वो भारत के सुप्रीम कमांडर से नफरत करता है। जनरल बिपिन रावत कौन है? वो तीनों सेना के प्रमुख हैं। पहले तीनों सेना रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को करते थे। अब उस बीच में एक सीडीएस आ गया। इसलिए किया गया, ये सीडीएस का पद इसलिए बनाया गया कि जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो मोदी सरकार को लगा कि प्लानिंग कैसे बनाया जाए। उस समय में सिर्फ आप आर्मी चीफ से कैसे बात कर सकते हैं, आपको जो है आप इसमें एयरफोर्स को लेना पड़ेगा, तो क्या इसमें आप नेवी को भी लेंगे? ये तमाम चीजें थी कि सिर्फ आप एयरफोर्स को नहीं बता सकते, क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी दोनों की अहमियत बराबर है, अहमियत जो है तो नेवी की बराबर है। इसीलिए सरकार को कि कोई एक ऐसा, ये कॉन्फिडेंशियल, बहुत सारी चीज बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है कि 2-3 लोगों से ज्यादा को नहीं पता होना चाहिए। और राष्ट्र की सुरक्षा का मामला इतना गंभीर होता है कि 2 से 3 से लोगों से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी ये फैसला ले रहे, तो मोदी अकेले तो नहीं लेंगे, बॉर्डर पर तो स्ट्राइक करने मोदी नहीं जाएंगे, ये कौन तय करेगा? तो इसमें यह हुआ कि भारत प्रधानमंत्री का रक्षा सलाहकार तो होंगे ही, अजीत डोभाल होंगे,
देश के गृह मंत्री तो होंगे ही होंगे, इसीलिए मोदी अपने हर गृह मंत्री इसीलिए चाहते थे कि उनका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति हो। रक्षा मंत्री होगा ही होगा, फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रक्षा मंत्री तो पॉलिटिकल आदमी होता है। तो इंदिरा गांधी को, यदि इंदिरा गांधी सिर्फ रक्षा मंत्री से सलाह ले लेती उस समय में, तो बांग्लादेश के युद्ध में गड़बड़ हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि रक्षा मंत्री को तो, अब रक्षा मंत्री तो पहलवान मुलायम सिंह यादव भी थे, मुल्ला मुलायम भी थे, रक्षा मंत्री तो अब्बाजान भी थे। तो रक्षा मंत्री हो जाना तो कोई भी बन सकता है रक्षा मंत्री, जब मुलायम सिंह यादव बन सकते रक्षा मंत्री तो कोई भी बन सकता था। तो सवाल यह कि रक्षा मंत्री कैसे निर्णय लेगा, तो कौन उस चीज का मास्टर कौन होगा? क्या सिर्फ यदि सिर्फ आर्मी चीफ से बात कर लिया तो इस दूसरी तरफ एयर चीफ मार्शल जो है उसे लगेगा कि हम पैरेलल वे में हैं, हमारे साथ, हमें क्यों नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने हमें क्यों नहीं पूछा। आप उसके बाद नेवी वाले को लगा हमें क्यों नहीं पूछा। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि इन तीनों की सहमति के लिए कोई ऐसा पद हो कि इन सबका बॉस हो, और इसके लिए जरूरत महसूस हुई सर्जिकल स्ट्राइक के समय में एक सीडीएस की। अब सीडीएस कौन होगा? तो सीडीएस वो होगा जिस पर सरकार बेहद भरोसा करे, सीनियर मोस्ट भी हो। तो आर्मी से रिटायर हो रहे थे जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत वही थे जो सर्जिकल स्ट्राइक में जिनकी बड़ी भूमिका थी। बिपिन रावत वही थे जो 370 हटाने का जब फैसला किया तो उनकी सहमति और तमाम चीजों की, मैंने इस दिन में भी इस चीज का विश्लेषण किया कि जब मैंने पार्लियामेंट के सेशन की चर्चा की कि कैसे अब 370 हटाया गया तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी, सरकार में किसी को खबर नहीं थी। बताया जा रहा है कुछ समय किसी की भी व्यक्ति को पता नहीं था कि इसमें कौन, ये जो सदन में पास किया जा रहा था, लोकसभा में विधेयक पेश करने से पहले किसी को जानकारी नहीं। इसीलिए ये तमाम चीजों को लगने लगा, इन देशद्रोहियों को, इन जिहादियों को ये लगने लगा कि ये बिपिन रावत है जो 370 हटवा दिया, ये बिपिन रावत ही है जिसने सीए हटा दिया। क्योंकि फिर मैं कहता हूं, जैसे समझिए सीए जब लागू हुआ तो जब इस तरह की चीजें लागू है तो सरकार की खुफिया तंत्र ये बताती है उसको कि कुछ भी दंगा हो सकता है, स्थिति नाजुक हो सकती है। इसीलिए सीए, चूंकि इसको एक जो इस देश में सबसे खतरनाक कौन है, इस देश में सबसे खतरनाक ये लिबरल्स गैंग है। ये लिबरल्स किसी को भी भड़का सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए, उसके बाद जेएनयू के 4 गुंडे जो हैं वो वहां खड़े होते हैं और राम मंदिर के खिलाफ बयान देते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है और जेएनयू में 4 लफंगे वहां खड़े होते हैं, और 4 लफंगे चूंकि उनको पता है जमीन से उखड़ चुके हैं, तो ये जो शांतिप्रिय समुदाय के 4 लोगों को ये मैसेज देना कि हम तुम्हारे साथ, क्योंकि इनकी जमीन खिसकी हुई है। इन्हें 4 लोग सुनने वाला कौन होगा? इसीलिए जेएनयू में सुप्रीम अदालत के, भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होता है कि हम वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सीए यदि आएगा तो उकसाया जाएगा। अब जिस सीए का इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था, उस सीए को बता दिया गया कि ये कौम के खिलाफ है, जिसका भारत की नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह जानकारी रही होगी कि सीए के मुद्दे पर देश में दंगे हो सकते हैं। अब इस बात को समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी चीजें आर्मी की जानकारी में थी, क्योंकि दंगे कहीं नहीं हो, पूरे देश में कंट्रोल हो, आर्मी अलर्ट पर है। इसका मतलब है कि तमाम चीजों के लिए बिपिन रावत की भूमिका, इनको चूंकि मोदी से नफरत, इन्हें लग रहा है कि अच्छा बिपिन रावत। अब ये कौन है जरा देखिए, ये जो बिपिन रावत पर जो इमोजी बना रहे हैं, यही सुषमा स्वराज के खिलाफ भी बनाते थे। उस सुषमा स्वराज के खिलाफ, जिस सुषमा स्वराज ने मजहब हट करके, जब वो विदेश मंत्री थी तो डायरेक्ट आप सुषमा स्वराज को ट्वीट करते थे, और डायरेक्ट आप सुषमा स्वराज को ट्वीट करते थे और वो कुछ भी नहीं देखती थी। ज्यादातर गल्फ कंट्री में कौन लोग रहते हैं ये सबको पता है, और उसके बाद भी सुषमा स्वराज इन तमाम चीजों को पता है। कहते हैं ना कि वो, जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा खुल के कहते हैं मुझे वोट ही नहीं चाहिए, मियां वोट नहीं चाहिए, हेमंत खुलकर कहते हैं। सुषमा जी ऐसा खुल करके नहीं कहती थी, और सुषमा जी, उनको पता है सुषमा जी को 1% भी वोट कोई नहीं देता था, लेकिन फिर भी सुषमा जी ने लगभग 100% उन लोगों को बाहर मंगवाया जो लोग किसी शांति प्रिय समुदाय के। बावजूद जब सुषमा जी की मौत हुई तो जैसे आज जनरल बिपिन रावत के लिए इमोजी बना रहे थे, उसी ढंग से सुषमा जी के लिए भी इमोजी बनाए। देश के अब तक के सबसे ईमानदार मंत्री में से एक गिने जाने वाले एक जो देश के रक्षा मंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गोवा के मुख्यमंत्री थे पर्रिकर साहब। कहा जाता है कि पर्रिकर आईआईटी इंजीनियर थे, और पर्रिकर से ज्यादा ईमानदार
मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में भी कोई नहीं था। उन पर्रिकर की मौत कैंसर से हुई। ये इमोजी बनाने वाले पर्रिकर साहब की मौत हो गई। पर्रिकर ने क्या बिगाड़ा था? पर्रिकर जिसकी पूरी जिंदगी तपस्या की थी, एक ऑफिसर आईआईटी इंजीनियर होते हुए भी जिसकी पूरी जिंदगी स्कूटर पे बीती, आईआईटीएन था, स्कूटर में बीता, पूरी जिंदगी बेदाग ईमानदारी की रही, राष्ट्र के प्रति समर्पित, ईमानदारी के प्रति समर्पित। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि पर्रिकर कोई बहुत ज्यादा जो है उग्र हिंदूवादी थे जिससे इनको नफरत हो जाए। पर्रिकर सिर्फ अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहे थे। वो देश के डिफेंस मिनिस्टर थे। इनको लगा अच्छा भारत की रक्षा करने वाला था, ये भारत में रह करके भारत की रक्षा करने वाले हर किसी से नफरत करने वाले हैं। इसीलिए जरूरी है कि अब देश की खुफिया तंत्र को कोई ऐसी व्यवस्था लाना होगा कि सोशल मीडिया पर इन गद्दारों, इन बेईमानों की पहचान करनी होगी। यदि ऐसे बेईमान, ऐसे गद्दार यदि भारतीय सेना में आ गए तो क्या होगा? ये सीधे तौर पर मेरा देश के गृह मंत्री, देश के आईटी मिनिस्टर से दरख्वास्त है, आग्रह है कि ऐसे इमोजीज की पहचान की जानी चाहिए, कौन है। उनके घर में जाकर के उनकी पूरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाना चाहिए कि कौन है। ऐसा कौन हो सकता है कि आप नरेंद्र मोदी से नफरत कर सकते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर है, आप कीजिए उससे नफरत, आप देश के रक्षा मंत्री से कीजिए, गृह मंत्री से, किसी से कीजिए। आप देश के आर्मी चीफ से, आप देश के सीडीएस से इस कदर नफरत करते हैं? आप सुषमा जी से भी कर सकते हैं, चलेगा। आप इतने गिरे हुए हैं कि आप देश के पूर्व रक्षा मंत्री से भी कर सकते हैं, चलेगा। लेकिन आर्मी चीफ, सीडीएस, इससे घिन। ये दिखाता है कि भारत में खा करके ऐसे नमक हराम कैसे हैं। इन नमक हरामों की आपके पड़ोस में हर जगह है, उनकी पहचान जरूरी है। और सोशल मीडिया में बहुत आसान है। इस सोशल मीडिया ने अपराधियों की पहचान इतना आसान कर दिया है कि इसका इस्तेमाल बाबा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी इन बेईमानों को, इन दुष्टों की पहचान सोशल मीडिया से करते हैं। और देखिए कि कैसे हुआ। इन शिक्षा घोटाला ये जो था, कितना जल्दी इन सबको पकड़ा गया, और ना सिर्फ पकड़ा गया, उन सबके बुलडोजर से घर तोड़े गए। ये इसी स्टाइल में इन देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सामान्य मामला नहीं है। यदि 10 इन इमोजी वालों को, इन 10 शांति प्रिय लोगों की यदि कुटाई हो गई, तुड़ाई यदि योगी स्टाइल में हो गई, और ये काम भी बाबा योगी ही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा में गाजियाबाद से गाजीपुर के बीच में के जितने भी इमोजी हैं, यदि इस पर सख्ती हो गई तो निश्चित रूप से इस कार्रवाई के मायने होंगे, क्योंकि सामान्य मामला नहीं है। आज का इमोजी एकदम से हृदय हिला देने वाला है। मैंने इस इमोजी को सुषमा जी के लिए भी देखा है, मैंने मनोहर पर्रिकर जी के मौत में भी देखा है, लेकिन आज की इमोजीज ने मुझे हिलाकर रख दिया कि जिसकी जिम्मेदारी विपिन रावत के कारण हम और आप सुरक्षित थे। हम अपनी सेना के कारण अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी सेना जब जगी हुई होती है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी हर दीपावली उनके पास मनाते हैं, क्योंकि हर कोई इस दीपावली में अपने घर में रहना चाहता है। सेना अपने घर में नहीं रहती, वो सेना आपकी बॉर्डर की सुरक्षा कर रही होती है, और ये सामान्य सेना नहीं है। जब आप शतरंज खेलते हैं तो शतरंज में आपके तमाम सिपाही यदि जीवित रहते हैं, और यदि आपका सेना प्रमुख यदि मारा जाता है, खत्म हो जाता है, तो खेल खत्म हो जाता है। तो क्या आज भारत के सेना प्रमुख कि मौत से पहले उसकी मौत की घोषणा करने वाले वो तमाम लोग देशद्रोही हैं? चाहे वो भले ही अतीत में उनका आर्मी से संबंध रहा हो, इन सब की पहचान बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये सामान्य इमोजी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सामान्य इमोजी नहीं है, ये सुषमा जी के इमोजी नहीं है, ये मनोहर पर्रिकर, ये अक्षम में तो वो भी था कि आप इस कदर किसी पे नफरत। ये मैं फिर वो पेट फुलाकर खाने वाला उस पत्रकार की तरह नहीं बात कर रहा हूं कि मरने के बाद जो है सब बड़ा हो जाता है। खैर वो भी मरा तो उसकी वीडियो चलने लगी। ऐसे निर्लज्जों की बात मैं नहीं कर रहा। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पॉलिटिकली किसी के प्रति बायस्ड हो सकते हैं, आप पॉलिटिकली नफरत कर सकते हैं। आप कांग्रेसी हैं तो बीजेपी वालों से नफरत कर सकते हैं, आप यदि बीजेपी वाले हैं तो कांग्रेसी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन देश के आर्मी चीफ से इस स्तर तक, ये देख घृणा का लेवल इस स्तर तक चला गया, नमक हरामी इस स्तर तक चला गया, ये चौंकाने वाला है। और मुझे लगता है भारत सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार गंभीरता से ले या ना ले, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग, संविधान में यहां से व्याख्या है। इसीलिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाइए, इसे टैग कीजिए देश के गृह मंत्री को, टैग कीजिए प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, आईटी मिनिस्टर को, कि इन बेईमानों की पहचान होनी चाहिए, तमाम इमोजीज की पहचान होनी चाहिए, और इनको घर से घुस करके योगी स्टाइल में इनके बुलडोजर से इनकी प्रॉपर्टी नष्ट किए जाने चाहिए, क्योंकि ये बेहद सामान्य मामला नहीं है। इसने इस देश को हिला करके रख दिया है।
और सचमुच आज दिन से कई बार बहुत ज्यादा बेचैनी कई बार महसूस हुई है, क्योंकि जब कभी आप मैंने कोशिश इसलिए कि किस तरह की रिपोर्टिंग की जाए, लेकिन कई बार टेलीविजन पर स्क्रीन देखने की इच्छा नहीं होती है। अभी बॉडी नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन इस खबर ने ही पूरी तरह से हिला दिया है। इस देश के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम नहीं सीखे तो क्या ऐसे इमोजीज वाले, क्या ऐसे जिहादी यदि आर्मी में घुस गए तो क्या होगा? ये सोचना बहुत जरूरी है।